हेलो डियर पेरेंट्स। मैं अभी बात कर रहा हूं ग्रेड केजी के पेरेंट्स से जिनके बच्चे अब ग्रेड 1 में आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपका बच्चा अब बड़ा हो गया है। अब वो प्री प्राइमरी से प्राइमरी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, ये एक चेंज बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। एक बच्चे की लाइफ में, एक स्कूल में 4 बार ये चेंजेस आते हैं। पहली बार जब वो ग्रेड 1 में आता है, दूसरी बार जब वो ग्रेड 6 में आता है, तीसरी बार जब वो ग्रेड 9 में आता है और चौथी बार जब वो ग्रेड +1 में आता है। इन सारे चेंजेस में अगर देखें तो ये चेंजेस एक दिन के चेंजेस हैं। एक दिन पहले आपका बच्चा केजी में और एक दिन के बाद आपका बच्चा ग्रेड 1 में। लेकिन उस एक दिन में ही पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है, पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन बदल जाता है, पूरा का पूरा वर्क कल्चर बदल जाता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। अभी वही बदलाव होने वाला है। सो हम अब चाहते क्या हैं, पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझे मैं क्या बताने वाला हूं, और हम आप टीचर बच्चे चारों एक पेज पर होने चाहिए। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को ऊपर उठाएंगे, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है मुझे वो बताने दीजिए। सबसे पहले, अब आपका बच्चा, हो सकता है आपकी ब्रांच बदल रही हो कि ड्यूडी से मेन ब्रांच पहुंच रहा हो। अगर सेम ब्रांच में है तो पूरा का पूरा इंटायर इकोसिस्टम बदलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्री प्राइमरी के जॉनर से निकल के प्राइमरी के जॉनर में आएगा। उसके टीचर्स बदलेंगे, उसका कोऑर्डिनेटर बदलेगा, सब चीज बदलेगी। तो अब उसके लिए एक शिफ्ट होगा। उसको नए टीचर्स शायद शुरू शुरू में ऑकवर्ड लगेंगे, जो बाद में उसको बहुत पसंद आएंगे। शुरू शुरू में उसको सिस्टम ऑकवर्ड लगेगा, आपको भी ऑकवर्ड लग सकता है, क्योंकि आपको नए लोगों से कांटेक्ट में आना पड़ेगा। एक चीज है पहली, जिसमें 10 15 20 दिन लगेगा। दूसरी चीज, अभी तक आपके बच्चे को एक छोटा बच्चा माना जाता था, अभी उसको एक बड़ा बच्चा माना जाएगा। तो अब देखो कि एक दिन में ही टीचर की एक्सपेक्टेशन उससे बदल गई, जबकि वो भी नहीं समझ पा रहा है और आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे और क्या हमें चाहिए। पहला चेंज कहां आएगा? उसकी बुक्स में आएगा। अभी तक बहुत लिमिटेड बुक्स थी, अब उसके पास एक टाइम टेबल आएगा और उसको ये पता ही नहीं होगा कि हर सब्जेक्ट की कौन सी बुक है, हर सब्जेक्ट की कौन सी नोटबुक है। इंग्लिश की अलग, जीके की अलग, कंप्यूटर की अलग, साइंस की अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, मैथ्स की अलग, मैथ्स ओलंपियाड की अलग, हिंदी बियॉन्ड की अलग। मतलब इतनी ढेर सारी नोटबुक्स, बच्चों को आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होगा बुक्स और नोटबुक्स का। ये हम दोनों का काम है। जब आप घर पे बैठे, बुक्स टाइम से लेके आइए, उनको बताइए कि दिस इज दिस बुक, दिस इज दिस बुक, दिस इज दिस बुक, दिस इज दिस बुक, दिस इज दिस नोटबुक, दिस इज दिस नोटबुक। बच्चे से बार बार सॉर्टिंग कराइए, उसकी बुक्स को नंबर्ड करिए, नेम करिए, और उसकी डायरी का पहला पेज कंप्लीट करिए। एक तो ये चीज हो गया। जब भी मैं बोल रहा हूं तो मैं केवल पेरेंट्स से नहीं बोल रहा हूं, सिमिलरली इक्वल वर्क टीचर्स का भी है, लेकिन किसी एक का नहीं है, ना टीचर का ना ही पेरेंट का। नंबर 2, स्कूल में वो बैग भारी नहीं लेके आए। आप टाइम टेबल लगाएंगे और उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि वो टाइम टेबल अपने आप लगाना सीख जाए। इसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी, अभी तक उसको सिंगल टीचर सिंगल क्लास मिलती थी। इंग्लिश का टीचर पढ़ा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था बच्चे ने 40 मिनट में किया कि नहीं किया, 60 मिनट्स में किया कि नहीं किया, 70 मिनट्स में किया कि नहीं किया। जब तक किया तब तक किया। आज हमने हिंदी को कम समय दे पाए, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। 40 मिनट्स में अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो अगला टीचर आएगा और वो पुराना रब करके चला जाएगा। मतलब अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा बच्चा कितनी स्पीड में लिखता है, बोर्ड से कितनी जल्दी कॉपी कर लेता है। वरना आप देखोगे आपका बच्चा घर पे आया और वो पूरा काम ही करके नहीं लाया और उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो टीचर ही क्लास में नहीं है, वो तो टीचर ही चला गया। नए टीचर को अपना पढ़ाना है, वो तो बोर्ड पे जो लिखा है वो रब कर ही देगा। तो मतलब हमारा काम क्या हो गया कि हम अपने बच्चे की स्पीड बढ़ाने पे काम करें। हम इस बात पे काम करें कि मेरा बच्चा अपनी स्पीड में लिखे। उसकी घर पे प्रैक्टिस करानी है। कुछ घर पे अगर बोर्ड बना सकते हैं तो बोर्ड बनाइए, कॉपी बना सकते हैं तो कॉपी बनाइए। एक कॉपी पे लिखिए, उसको बोलो दूसरी कॉपी पे वो उसको डिटो कॉपी करे। अब एक प्रॉब्लम आएगी आपको कि आप देखेंगे बच्चे की हैंडराइटिंग तो पहले अच्छी थी, अचानक से खराब हो गई। वो क्यों खराब हो गई? अचानक से आएगा एक सडन डिप आएगा जो धीमे धीमे इंप्रूव करेगा, लेकिन हम कोशिश करें पहले दिन से ही वो डिप नहीं आए। क्यों? अभी तक वो मेंटल स्टेट फ्री में लिख रहा था, अब उसको क्या करना है, उसको 1 मिनट में लिखना है, 2 मिनट में लिखना है, टाइम बाउंड लिखेगा। वो
टाइम बाउंड लिखेगा जो उसकी लिखने की आदत ही नहीं है, तो क्या होने वाला है कि उसको लिखने में प्रॉब्लम आएगी या पूरा करने में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हैंडराइटिंग कॉम्प्रोमाइज होगी। तो घर पे अब उसको घड़ी पे लगा के लिखें, उसको बोलो बेटा ये तुमको सेंटेंस लिखना है, ये घड़ी ऑन है, टाइमर ऑन है, इसको आपको 10 सेकेंड्स में लिखना है। लिखना उतना ही है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अभी जो ये 10-12 दिन आपको मिल रहे हैं, इस 10-12 दिन में क्या प्रैक्टिस करानी है? एक तो बुक शफलिंग की, दूसरी चीज कुछ भी बोलिए अब उसको बोलो 10 सेकेंड्स में लिखना है। गेम बना दीजिए इसको, 10 सेकेंड योर स्टार्ट्स नाउ। इससे धीरे धीरे उसकी टाइम की प्रैक्टिस होगी। अगली बात क्या आएगी? रिवीजन। केजी तक में सिलेबस बड़ा लिमिटेड था। जो भी चीज एक बार पढ़ाई जाती थी बार बार लूप में चलती थी, फिर लूप में चलती थी, फिर लूप में चलती थी, फिर लूप में चलती थी। यहां पर वैसा नहीं होगा। जो एक बार पढ़ा दिया गया, बार बार उस पर रिवीजन नहीं हो सकता। तो जो मार्च में पढ़ाया जाएगा उसका रिवीजन कब होगा? जब उसका फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन हो रहा होगा, माइट बी जुलाई, माइट बी अगस्त, जब उसका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो रहा होगा। तो बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी कि बच्चा चीजों को भूल सकता है, क्योंकि उसकी बार बार याद करने की, बार बार करने की आदत पड़ी हुई है। इस पे टीचर और आपको दोनों को काम करना पड़ेगा कि कैसे हम उसकी पुरानी आदत से उसको बाहर निकालें और नई आदत पे उसको ले जाएं, ताकि उसका रिटेंशन जो है वो अब ज्यादा हो। इसके बाद स्कूल में काम कैसे चलता है? अगर आपका बच्चा पहले से पढ़ रहा है स्कूल में तो आपको पता है, नहीं पढ़ रहा तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हालांकि हम ग्रेड 1 के पेरेंट्स का एक अलग से ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करेंगे, बट इसको भी छोटा मोटा ओरिएंटेशन मान के चलिए। देखिए, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक, हमने क्लास में पहुंचे और इंग्लिश का एक चैप्टर था, उस पूरे इंग्लिश चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए, बच्चे ने कॉपी कर लिए, या फिर मैंने बोल दिए, बच्चे ने लिख लिए। ऐसा ही चलता आया है। मैंने तो ऐसे ही पढ़ा, आपने भी ऐसा ही पढ़ा होगा। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते। हम क्या बोलते हैं? पढ़िए, समझिए, हमसे डिस्कस करिए और अपना आंसर अपने आप लिखिए। सही लिखिए तो, गलत लिखिए तो। अब मेरा काम क्या है? उनको इनेबल बनाना कि वो गलत आंसर से सही आंसर की तरफ पहुंच जाए। ध्यान रखिएगा, उनको इनेबल करना कि वो गलत आंसर से सही आंसर की तरफ पहुंच जाए, लेकिन उनको आंसर नहीं बताना, वो अपने आप लिखेंगे। अब ये कैसे होगा? क्लासरूम में जब हम पहुंचेंगे, वो इंग्लिश की होगी, साइंस की होगी, तो हम कंटेंट को एक्सप्लोर कराएंगे बच्चे से। बच्चे को कुछ एक्टिविटीज कराएंगे, उन एक्टिविटीज में अब हमको कुछ रिसोर्सेस चाहिए होंगे। तो अगर स्कूल से कोई रिसोर्स बोला गया है तो वो बच्चा रिसोर्स जरूर लेकर के आएगा। ये टीचर की, पेरेंट की, दोनों की जिम्मेदारी रहेगी। पता कैसे चलेगा? डायरीज में पता चलेगा, एक लीड ऐप आपको मिलेगी, उससे पता चलेगा, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलेगा। वो रिसोर्स जरूर भेजेंगे। क्लासरूम में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काम करेंगे। उसके बाद बच्चे से बोलेंगे अपने आप लिखिए। जो लिखेगा कोशिश करेंगे वो और अच्छा कल को लिखे, और एक फेयर क्वेश्चन भी टीचर कराएगा। मतलब बच्चे ने पहले अपने आप आंसर लिखा, 10 आंसर उसने अपने आप लिखे, जो उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, उनमें से किसी एक आंसर को टीचर ने पकड़ा और टीचर ने भी लिखा दिया। वो आंसर बच्चे को याद करना है। जो टीचर ने लिखाया था वो बहुत कम होंगे, बाकी आंसर्स उसको याद नहीं करने, उसको अपने आप लिखने की प्रैक्टिस डालनी है। आज गलत लिखेगा, कल सही लिखेगा, परसों बहुत सही लिखेगा। मुझे उसको इंकरेज करना है, इवन गलत आंसर पे भी और सही आंसर पे भी। कम क्या करना है? कम ये करना है कि वो जो आंसर को लिख रहा है तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स को कम से कम करें, पंक्चुएशन एरर्स को कम से कम करें, कंस्ट्रक्शन एरर्स को कम से कम करें, और अच्छे वर्ड्स को यूज करें। तो वोकैबुलरी एक नया सब्जेक्ट होगा जिसमें बच्चे वोकैब बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा वोकैब को याद करने की कोशिश करेंगे, और वो एक सब्जेक्ट होगा, उसका भी एग्जाम अलग से होगा। अब बात करते हैं करेक्शन की। आप बोलोगे स्कूल में तो कॉपी ही करेक्ट नहीं होती, या करेक्शन होता है तो कुछ भी होता है। इस बात पे बहुत बात होगी। अब ये करेक्शन होता क्या है, यहां पर भी बात करें। देखिए, अभी तक क्या होता था? मैं क्लास में हूं, मुझे 10 क्वेश्चंस लिखाने हैं एक चैप्टर के बाद। मैंने 10 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए, ओरल बोल दिए, बच्चों ने लिख लिए। बाद में मैंने कॉपी सबमिट कर ली और मैंने उन कॉपीज को करेक्ट कर दिया। क्या? मुझे पता था वॉस की जगह बच्चे ने वर लिखा है, मैंने वर सही कर दिया। मुझे पता था राम की जगह उसने राम लिख दिया है, मैंने उसको सही कर दिया। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी हर बच्चा अपने एक्सप्रेशंस को लिख रहा है। जब अपने एक्सप्रेशंस को लिख रहा है तो फिर सही और गलत कुछ है नहीं। जब सही और गलत कुछ है नहीं तो उसमें करेक्ट नहीं होगा, वो सीन होगा। सीन का मतलब क्या? टीचर ने उसको देखा, जो गलती थी वो क्लासरूम में डिस्कस करी और उस पर काम किया, और अगले आंसर्स उससे अच्छे हों इस बात पे काम किया, उसको करेक्ट नहीं किया। करेक्ट का मतलब कट करना, ये गलना, वो स्पेलिंग को कट करना, ये सब काम
नहीं होगा। हम हर पॉइंट पे उसको इनकरेज करेंगे कि तुमने क्या किया, डिस्करेज नहीं करेंगे कि तुमने क्या गलत किया। ये होने वाला है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में दो मैथ्स आपको मिलेंगी, एक नॉर्मल मैथ्स जो स्कूल की मैथ्स होगी, दूसरी आपको मिलेगी मैथ्स ओलंपियाड। ये ओलंपियाड क्या होती है? हम ये देखते हैं मैथ्स एक ऐसी चीज है और इंग्लिश एक ऐसी चीज है, इन दोनों में अगर हमने स्टैंडर्ड के बच्चे को थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो फिर हमारा बच्चा हमेशा एक एज लेके चलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंटरमीडिएट के बाद बच्चा आईआईटी का एग्जाम देता है, और आप ज्यादातर देखते हैं कि बच्चा जब इंटरमीडिएट के बाद एग्जाम दे रहा है तो वो ये देख रहा है कि इंटरमीडिएट में जो मैंने पढ़ा था और जो मैं आईआईटी का पेपर दे रहा हूं दोनों में बड़ा डिफरेंस है। या फिर ग्रेड 8 में जब बच्चा एनटीएससी का एग्जाम देता है तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड में बहुत अंतर है। तो सोचिए अगर एक आईआईटी का एग्जाम ग्रेड 1 के बाद हो रहा होता तो क्या वो वैसा ही होता जैसी बुक में है? अगर एनटीएससी का एग्जामिनेशन 1 के बाद हो रहा होता तो क्या वो वैसा ही होगा जैसा आज सिलेबस है? नहीं। तो क्या ज्यादा होता? क्यों नहीं हम ग्रेड 1 से ही उसको उठा करके चले? तो ग्रेड 1 से हमने मैथ्स में एक सब्जेक्ट लिया है मैथ्स ओलंपियाड, जिसमें हम जो उसकी क्लास की मैथ्स है उसे ज्यादा क्या पढ़ा सकते हैं वो वहां पर होगा। ऐसे ही हमने लिया है हिंदी बियॉन्ड, मतलब उसकी हिंदी में क्या पढ़ा रहा है हम उसको, प्लस हम हिंदी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो सब कुछ है, मैथ्स भी इंग्लिश में, इंग्लिश भी इंग्लिश में, साइंस भी इंग्लिश में, सोशल भी इंग्लिश में, जीके भी इंग्लिश में, हिंदी पढ़ने का तो केवल एक ही पीरियड है। तो क्या हिंदी में कोई कमी तो नहीं कर रहे? हमारी मातृभाषा है तो उसके लिए एक बियॉन्ड है। तो एक कंप्लीट एक जगह है जहां पर आपके बच्चे के लिए बहुत कुछ चेंज होने वाला है। किन चीजों का ध्यान रखना है मैंने आपको बताया। अब कुछ चीजों और है, आपका बच्चा स्कूल में बिल्कुल टाइम पे आएगा, लेट बिल्कुल भी नहीं आएगा। टिफिन में कम से कम न्यूट्रिशन लेकर के आए। टिफिन अब कराने के लिए जो टीचर्स होंगे वो उतना डेडिकेटेड नहीं होंगे, इसलिए हो सकता है केजी तक जो बच्चा आप टीचर आपका देखता था खाना खाओ वो चीजें आपको मिस हो सकती हैं। केजी तक जितनी इंडिविजुअल केयर होती थी वो मिस हो सकती है, क्योंकि अभी टीचर के पास उतना समय नहीं है जितना उसके पास पहले होता था। मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए थे, मैं देख लूं मैं अगर उसमें से कुछ भूल रहा हूं। यस, पीटीएम में आप जरूर आएंगे, शुरू की कुछ पीटीएम्स में तो आप जरूर ही आएंगे। पहले दिन से बच्चा स्कूल आएगा, सिलेबस आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सिलेबस का मतलब उसके एग्जाम में क्या सिलेबस आएगा, उसकी डेट शीट कब से होंगी, उसकी छुट्टी कब से होंगी, एवरीथिंग आपको मिल चुका है। नहीं मिला होगा तो अपने कोऑर्डिनेटर से मांग लीजिएगा, नए कोऑर्डिनेटर के नंबर ले लीजिएगा, पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास है, सब डिपार्टमेंट्स के फोन नंबर्स का वो ले लीजिएगा, टीचर्स का भी नंबर ले लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। दिस यू नीड टू वर्क एंड राइट। आई गेस हमने सारी चीजें कर ली हैं, हर एक चीज पे बात कर लिए। बाकी जो बातें होंगी हम लोग करते रहेंगे। अभी ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग मिलेंगे जहां पर हम लोग 1-to-1 बात करेंगे। ये ओरिएंटेशन सेशन आपका लगभग अप्रैल लास्ट में होगा या अप्रैल मिड में होगा या मई के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं मार्च और अप्रैल में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाने दीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम आप देख लें, फिर उसके बाद जब हम अप्रैल और मई में बैठेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा प्रॉब्लम्स क्या है और फिर हम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उनका सोल्यूशन क्या है। एट द एंड हम इस बार पेरेंटिंग और बच्चों के बिहेवियर पे बहुत काम करना चाहते हैं। एक हमने लिस्ट भेजी है बच्चों के बिहेवियर की, 66 बिहेवियर की। देखिए उनमें से कितनी चीजें आपके बच्चे में हैं और कितनी चीजें आपके बच्चे में नहीं है। जो नहीं है उनको लाने का प्रयास करिए, हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारी बात को इतनी गंभीरता से सुनने के लिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हर बार अपना सहयोग बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।